इससे पहले मैंने एक चैप्टर ले चुका हूँ, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स। आज लेने वाला है चैप्टर का नाम है मेरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, जल्द से जल्द सिनॉप्सिस को शुरू करेंगे हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के सिनॉप्सिस के लिए। ठीक है बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अपना चैप्टर का नाम है, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में हम इस नाम से जानते हैं। कई जगह पर इसका नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नाम से दिया है, कहाँ पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के नाम से दिया गया है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चों, डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, व्हाट इज मीन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का मतलब होता है द कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज सराउंडेड बाय द एटम और मॉलिक्यूल। इसका मतलब ऐसा है, जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता है, तो वो क्या करता है, कुछ एटम से या मॉलिक्यूल से जुड़ जाता है। ठीक है बच्चों, और ये जो एक दूसरे से वो बॉन्ड बनाते हैं, वो बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं हम उसे, या डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं और उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देता हूं बच्चों। एग्जांपल है यहाँ पर पीटी, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया आपके सामने, Cl2NH3 टेकन ट्वाइस। ठीक है बच्चों, यह है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें सेंट्रल मेटल एटम जो होता है ना, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन जो होता है, ठीक है बच्चों, यह है सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पर वो आयनिक स्टेट में हमें दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर दूसरे जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, Cl2 है और NH3 जो 2 है यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर सराउंडेड एटम्स और सराउंडेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पर NH3 जो है वो सराउंडेड मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पर जो 2 Cl हो, वो जो क्या है, आयनिक फॉर्म में हम यहाँ पर देख सकते हैं उसको, आयनिक फॉर्म में। और मॉलिक्यूल के फॉर्म में कौन से हैं, यहाँ पर NH3 जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में यहाँ पर दिखाई देते हैं। इनके मतलब क्या हुआ, सेंट्रल मेटल एटम को हम कुछ आयन से या मॉलिक्यूल से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से अगर जोड़ते हैं, जो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, उस कंपाउंड का हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल का नाम है सिस्प्लैटिन। अच्छी तरह से देखिए क्या है वो, सिस्प्लैटिन। ठीक है बच्चों, तो सिस्प्लैटिन बहुत ही यूजफुल कंपाउंड है, जिसको हम केमोथेरेपी ड्रग बोल के उसका इस्तेमाल करते हैं। केमोथेरेपी ड्रग या एंटी कैंसर ट्रीटमेंट में हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही यूजफुल कंपाउंड है बच्चों सिस्प्लैटिन, क्योंकि इसमें 2 फॉर्म होते हैं, एक सिस होता है, दूसरा ट्रांस होता है। और सिस कंपाउंड जो होता है वो मेडिसिनली हम यूज करते हैं केमोथेरेपी ड्रग के नाम से, या एंटी कैंसर ट्रीटमेंट हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 स्टेट में हमको दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखते हैं इसमें जो 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सेंट्रल मेटल एटम और आयन, और दूसरे जो होते हैं उसको हम बोलते हैं लिगैंड्स। ठीक है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, लिगैंड्स बोलते हैं। अब देखेंगे हम लिगैंड्स के बारे में जानेंगे बच्चों, लिगैंड्स का मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चों, लिगैंड्स, अब लिगैंड्स का डेफिनेशन क्या है हम देखेंगे बच्चों। लिगैंड्स का मतलब जो स्पेशीज सराउंडेड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। सेंट्रल मेटल एटम जो होता है ये पीटी है, इसको सराउंडिंग में जो कोई एलिमेंट्स हम यहाँ पर लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर NH3 है, और इस जगह पर भी हम NH3 ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो सराउंडिंग जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लिगैंड्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, Cl निगेटिव जो 2 है और 2 जो NH3 है, उसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, लिगैंड्स। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, तो ये हो गया लिगैंड्स। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सेंट्रल मेटल एटम और आयन के बारे में। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम जो होता है बच्चों, वो सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पर जो प्लेटिनम हम दिखाई दे रहा है, वो सेंट्रल, यहाँ पर हम शॉर्टकट लिखते हैं सेंट्रल मेटल एटम, और आयनिक फॉर्म में वो यहाँ पर होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आयनिक फॉर्म में वो हमको दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किसे कहते हैं। आप
लीविस थ्योरी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। लीविस थ्योरी क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन, है ना, लीविस एसिड और लीविस बेस के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक कोवैलेंट बॉन्ड का एक टाइप होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम शेयर करता है, उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आ रहा है बच्चों? दोनों दो जो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में होता है, तो दो इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम अगर शेयर कर रहा है तो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप एक छोटा सा पुराना एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जो लेविस थ्योरी में आप पढ़ चुके हैं, BF3, है ना। यहाँ पर दूसरा होता है NH3। यहाँ पर NH3 के पास एक लोन पेयर है, वो यहाँ पर क्या करता है, दोनों लोन पेयर खुद का यहाँ पर बॉन्ड में इस्तेमाल करता है। ठीक है बच्चों, और ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर एक ही एटम एक ही स्पेसीज अगर शेयर कर रहा है तो हम उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर होते हैं जो लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम से फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है बच्चों, उसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम क्या करते हैं, इस एरो से डिनोट करते हैं। और कैसा डिनोट करते हैं, एरो जो उसका हेड जो होता है वो पॉइंटेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, अब BF3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, उसकी तरफ हम क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो जो होता है उसकी तरफ हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब थोड़ा सा मैं एक चार्ट की तरफ जाऊंगा, यानी कि आप उसको अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे और रिवीजन शॉर्ट में कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबसे पहले हमने क्या लिया है ना, उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नया एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ, K4FeCN6। ठीक है बच्चों, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मैंने आपके सामने लिया है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है उसमें हम क्या क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम, है ना, थोड़ा शॉर्टकट लिखे तो भी चलेगा, सेंट्रल मेटल, क्योंकि चैप्टर बड़ा है बच्चों इसलिए थोड़ा कई जगह पर मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करने वाला हूँ। सेंट्रल मेटल एटम और आयन, यहाँ पर होता है Fe डाई पॉजिटिव। यहाँ पर जो Fe डाई पॉजिटिव यहाँ पर दिखाई दे रहा है बच्चों, ये है सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है बच्चों, उसके बाद आते हैं हम लिगैंड की तरफ, लिगैंड्स। ठीक है, लिगैंड जो है यहाँ पर एक ही लिगैंड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिगैंड है, इसका मतलब Cn निगेटिव जो है यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है, लिगैंड है। Fe डाई पॉजिटिव क्या हो गया, सेंट्रल मेटल एटम और आयन, यहाँ पर आयन आयनिक स्टेट में वो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद है कोऑर्डिनेशन। उसके बाद हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, स्क्वायर ब्रैकेट में हम जो डोनेट कर रहे हैं उसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर यहाँ पर बोलेंगे। ठीक है बच्चों, FeCN6 टाइम्स, ये जो हम स्फीयर में दिखाई दे रहा है यहाँ पर, उसको हम बोलेंगे यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम बोलते हैं यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन भी हम उसे ही बोलेंगे, FeCN6 जो है इसको हम उसके साथ ही साथ क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर थोड़ा उसको लेके आता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं, उसका थोड़ा सा और चार्ट में बढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद है काउंटर आयन, काउंटर आयन, इस कॉम्प्लेक्स में काउंटर आयन क्या है बच्चों, जब हम इसको आयोनाइजेशन करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर K4 होता है, यहाँ पर FeCN6 होता है। ठीक है बच्चों, और इसको जब हम आयनाइजेशन करते हैं तो क्या होता है, आयनाइजेशन करने के बाद ये 4K आयन यहाँ पर फॉर्मेशन होता है और कॉम्प्लेक्स आयन एक फॉर्मेशन यहाँ पर होता है बच्चों। ठीक है, ये 4 टाइम्स निगेटिव, तो यहाँ पर जो K4 जो है ना इसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। समझ में आ रहा है बच्चों, जो कॉम्प्लेक्स के बाहर जो आयन है ना यहाँ पर उसको हम बोलेंगे काउंटर आयन। तो यहाँ पर जो K पॉजिटिव आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, काउंटर आयन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और आगे और थोड़ा उसका बाद में एक्सप्लेनेशन देखेंगे, लेकिन शॉर्ट में यहाँ पर दे रहा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर भी हम इसे साथ ही साथ बोल सकते हैं। जो Fe होता है ना उसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ा निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पोटेशियम 4 है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यहाँ पर 1 है। ठीक है बच्चों,
एक्स हम कंसिडर करेंगे या पी को। उसके बाद 6 साइनाइड है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, यानी कि 4 प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू यहाँ पर हम +2 निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू +2 क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया बच्चों। +2 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन नंबर, मैं शॉर्टकट लिखूंगा यहाँ पर CN, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये होता है बच्चों, सेंट्रल मेटल एटम जो होता है, सेंट्रल मेटल एटम जो होता है, उसके हम जितना लिगैंड्स उसको जुड़ चुके हैं, कितने लिगैंड से हम उसे जोड़ चुके हैं, उस लिगैंड के नंबर को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कि CN कितने हैं, 6 है बच्चों। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर में लिखूंगा कितना, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट मैं पॉइंट्स की तरफ आऊंगा, वो है क्या, तो चार्ज जो होता है, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं लिखूंगा चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है। आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। प्लस यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो है -4 चार्ज हम यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, -4 इज नथिंग बट द चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा -4। उसके बाद मैं एक लास्ट पॉइंट की तरफ आऊंगा, जो कि नंबर ऑफ आयंस। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अगर आयनाइजेशन हम इसको करते हैं, तो नंबर ऑफ आयंस कितने होते हैं, नंबर ऑफ आयंस। तो यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, 4 + 1 इज इक्वल टू 5 आयंस। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कितना हुआ, 4, यानी कि K पॉजिटिव जो है उसको हम 4 आयंस है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर का एक आयन है, टोटल आयन जो है वो है 5 आयंस। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखूंगा मैं 5। तो बहुत सारी जानकारी आपको एक ही साथ चैप्टर का यहाँ पर पढ़ने को मिल रहा है बच्चों। इस तरह से आप उसका बहुत ही अच्छी तरह से उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इससे पहले मैंने आपको बोला है कि प्लेटिनम का जो मैंने कॉम्प्लेक्स, पहला कॉम्प्लेक्स लिया था, यहाँ पर है PtCl2 NH3 टेकन ट्वाइस, जिसे हम बोलते हैं सिस प्लेटिन। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं, सिस प्लेटिन। ये एम्स एग्जाम, PMT एग्जाम में पूछा गया है, और उसका मेडिसिनल यूज भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिएगा। कभी किस एग्जाम में आपको नंबर ऑफ आयंस पूछा जाता है, कहाँ पर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर, कहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट, कहाँ पर काउंटर आयन पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, ऐसा डिफरेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये चार्ट अगर आप फॉलो करेंगे और साथ ही साथ बार बार अगर वीडियो देखेंगे, तो ये चैप्टर आपका परफेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्या बोलूंगा मैं, परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल, एक नया एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेने वाला हूँ, थोड़ा सा उसके बारे में आप जानकारी लेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर ले रहा हूँ, Fe जो है वो थोड़ा सा अलग तरीके से है, कार्बन कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर। ठीक है, FeCO5 टाइम्स। इसमें जो होता है, तो Fe जो होता है ना, वो क्या करता है, 5CO से, CO के साथ क्या करता है, वो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन करता है बच्चों, इस तरीके से। यहाँ पर CO है, यहाँ पर CO, यहाँ पर CO। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से वो क्या होता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री फॉर्मेशन करता है। ये क्वेश्चन AIEEE में पूछा गया है कि इसमें कौन कौन से तरीके से बॉन्ड है। ठीक है बच्चों, तो कौन कौन से बॉन्ड का कैरेक्टर, यानी कि Fe और C का जो बॉन्ड है उसमें क्या कैरेक्टर होता है, तो आंसर उसका आप बोल सकते हैं सिग्मा और पाई कैरेक्टर। क्या बोलते हैं उसको, सिग्मा और पाई कैरेक्टर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये आंसर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं बढ़ता हूँ जल्द से जल्द। अब हम देखेंगे लिगैंड्स के टाइप कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ लिगैंड्स। थोड़ा चैप्टर में डिस्क्रिप्टिव लेने वाला हूँ, क्योंकि इसका MCQ सॉल्व करने के लिए आपको थ्योरी परफेक्ट अच्छा सही तरीके से होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लिगैंड्स। ठीक है बच्चों, लिगैंड्स के जो टाइप्स होते हैं वो कितने टाइप्स होते हैं। लिगैंड्स जो होते हैं, हम जनरली हमारा जो टेक्स्ट बुक है उसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, पहला जो टाइप है उसको मोनोडिंटेट लिगैंड, क्या बोलेंगे उसको हम, मोनोडिंटेट लिगैंड बोलेंगे। मोनोडिंटेट लिगैंड्स। दूसरा जो होता है वो पॉलीडिंटेट होता है, पॉलीडिंटेट।
ठीक है, शॉर्टकट में एल लिखूंगा, लिगैंड्स। उसके बाद होता है एम्बीडेंटेट, एम्बीडेंटेट लिगैंड्स। ठीक है बच्चों, ये 3 टाइप्स के लिगैंड्स हमको पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, पहला हम देखेंगे कि यहाँ पर जो पहला टाइप होता है उसको हम देखेंगे कि मोनोडेंटेट लिगैंड हम किसको बोलेंगे। ठीक है बच्चों, मोनोडेंटेट का मतलब होता है कि उसमें अगर एक ही डोनर एटम है, ठीक है बच्चों, क्या बोला मैंने, कंटेन्स वन डोनर एटम, यहाँ पर लिखेंगे हम कंटेन्स वन डोनर एटम। ठीक है, यहाँ पर हम सेकेंड डेफिनेशन की तरफ आए, कंटेन 2 और मोर डोनर एटम, 2 या 2 से ज्यादा अगर डोनर एटम है तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों, पॉलीडेंटेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम, पॉलीडेंटेट बोलेंगे। ठीक है ना, अगर यहाँ पर 1 डोनर एटम है तो हम बोलेंगे मोनोडेंटेट, 2 या 2 से ज्यादा अगर डोनर एटम है तो हम उसे बोलेंगे पॉलीडेंटेट। ठीक है बच्चों, पॉलीडेंटेट हम उसे बोलेंगे। पॉलीडेंटेट में जो अब एग्जाम्पल है, थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ेंगे बच्चों। तो एग्जाम्पल ऐसा है, मोनोडेंटेट का पहला एग्जाम्पल हम लेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लेता हूँ NH3, ए मोनोडेंटेट लिगैंड है क्योंकि इसमें सिर्फ एक डोनर एटम है, Cl निगेटिव डोनर एटम के इसमें। ठीक है बच्चों, OH निगेटिव जो होता है, H2O जो होता है, ये सब जो है मोनोडेंटेट लिगैंड्स की तरफ आते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा पॉलीडेंटेट लिगैंड के बारे में। पॉलीडेंटेट लिगैंड के बारे में हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करेंगे। बायडेंटेट, बायडेंटेट लिगैंड, इसमें क्या होता है, 2 डोनर एटम होता है। ठीक है, 2 डोनर एटम, थोड़ा सा शॉर्ट में मैं यहाँ पर लिखता हूँ, 2 डोनर एटम इसके अंदर होता है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यहाँ पर, EN इथिलीन डायमाइन बोलते हैं हम, ऑक्सैलेटो, ऑक्सैलेटो सेकेंड एग्जाम्पल हमने देखा है। उसके बाद DMG डायमिथिल ग्लाइऑक्साइन, इसको हम बोलते हैं बायडेंटेट लिगैंड। ठीक है बच्चों, एक एग्जाम्पल में थोड़ा अच्छी तरह आपको कहूंगा, CH2NH2, CH2NH2, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं NH2 यानी कि 2 है, ये 2 डोनर एटम इसके अंदर है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बायडेंटेट बोलेंगे, बायडेंटेट। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल आता है आपके सामने, ट्राइडेंटेट का एग्जाम्पल आता है। ठीक है ना, थोड़ा हम जाएंगे उसका थोड़ा सा डिटेल क्लासिफिकेशन देखेंगे। ट्राइडेंटेट, उसके बाद होता है टेट्राडेंटेट, उसके बाद होता है पेंटाडेंटेट। ठीक है बच्चों, ये सब थोड़ा सा अपना महाराष्ट्र स्टेट में थोड़ा सा ड्रॉप किया गया है। ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, है ना, पेंटाडेंटेट, यानी कि आपको समझ में आ रहा है, उसमें डोनर एटम 3, डोनर एटम 4, डोनर एटम 5 होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद डायरेक्टली हमारे यहाँ लिया गया है हेक्साडेंटेट, हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट का जो एग्जाम्पल है वो है EDTA, EDTA जो एग्जाम्पल है, यहाँ पर हम उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों, 4 टाइम्स निगेटिव। ये हेक्साडेंटेट है जिसमें 6 डोनर एटम होते हैं, 6 डोनर एटम्स। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने मैं रखूंगा, यहाँ पर देखिएगा, नाइट्रोजन है, यहाँ पर CH2 है, CH2 है, फिर नाइट्रोजन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं CH2 है, यहाँ पर COO, यहाँ पर एक डोनर एटम है। ठीक है बच्चों, यहाँ CH2 है, उसके बाद COO, यहाँ पर एक डोनर एटम है, यहाँ पर एक डोनर एटम है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर एक डोनर एटम है, यहाँ CH2COO, यहाँ डोनर एटम है, उसके बाद CH2COO, यहाँ पर डोनर एटम है। ठीक है, मैं आपको उसको काउंट करके दिखाऊंगा, एक डोनर एटम हो गया, दूसरा डोनर एटम हो गया, ये तीसरा हो गया, ये नंबर 4 हो गया, नंबर 5 और नंबर 6, यानी कि डोनर एटम कितने, 6 डोनर एटम है, इसलिए हम उसको बोलेंगे हेक्साडेंटेट। ठीक है ना बच्चों, हेक्साडेंटेट लिगैंड हम इसको बोल सकते हैं। उसके बाद आएंगे हम एम्बीडेंटेट लिगैंड्स। एम्बीडेंटेट लिगैंड्स का मतलब क्या होता है, उसमें डोनर एटम 2 होते हैं। ठीक है बच्चों,
टू डोनर एटम, यहाँ पर मैं लिखूंगा टू डोनर एटम। डोनर एटम तो दो होते, लेकिन एंड यूज, जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो एक ही इस्तेमाल करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ, हम बोलेंगे आइदर डोनर एटम। कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, कैपेसिटी दो के पास है लेकिन डोनेट एक ही करता है, ऐसा अगर है तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एम्बीडेंटेट लिगैंड, ठीक है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेंट्रल मेटल एटम है। इसको डोनर एटम हम NO2 नाइट्रोजन डोनर कर रहा है। यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं वही फार्मूला है, लेकिन डोनेट कौन कर रहा है? नाइट्रोजन कर रहा है। सेकंड एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं साइनाइड डोनेट कर रहा है, या सेकंड एग्जाम्पल में NC डोनेट कर रहा है। थर्ड एग्जाम्पल अगर देखेंगे SCN थायोसाइनाइड, और दूसरा जो एग्जाम्पल है यहाँ पर आइसोथायोसाइनाइड। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये तीन एग्जाम्पल बहुत ही पॉपुलर है। अगर एक तीन एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कोई भी आंसर एम्बीडेंटेट में इसके बाहर नहीं जा सकता है बच्चों, इसके बाहर कभी भी नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये आप अच्छी तरह से टाइप्स ऑफ लिगैंड्स के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। ठीक है ना? तो थोड़ा सा जो बायडेंटेट जो होता है, सेकेंड पॉलीडेंटेट में जो प्रकार आते हैं, सभी टाइप्स जो आते हैं, बायडेंटेट, ट्राइडेंटेट, ये सभी जो होते हैं वो चिलेटिंग लिगैंड्स होते हैं। पॉलीडेंटेट लिगैंड जो होते हैं, पॉलीडेंटेट लिगैंड सभी क्या होते हैं, यहाँ पर लिखता हूं मैं, पॉलीडेंटेट लिगैंड्स आर चिलेटिंग लिगैंड। चिलेटिंग लिगैंड का मतलब क्या होता है कि वो कॉम्प्लेक्स जब बनाते हैं तो उसके अंदर वो क्या करते हैं, साइकिल का फॉर्मेशन करते हैं बच्चों। ठीक है ना? ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इथिलीन डायमाइन हमने यहाँ पर लिया है, ये बायडेंटेट लिगैंड है CH2, ये CH2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, ठीक है, और ये NH2। इस तरीके से वो क्या करता है, साइक्लिक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, हम इसको बोलते हैं चिलेट। ठीक है बच्चों, चिलेट का मतलब क्लियर हो गया आपको? तो ये हो गया चिलेटिंग लिगैंड और चिलेट्स। ठीक है, बायडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्रा, है ना, हेक्साडेंटेट जो होता है, सभी साइक्लिक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, हम उसे चिलेटिंग लिगैंड्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम जाएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की तरफ जाएंगे, वो है क्या? कैलकुलेशन ऑफ EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ EAN, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के ऊपर हम आते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स में आपके सामने लूंगा, CO है, उसके बाद NH3 यहाँ पर 4 टाइम्स है, उसके बाद Cl2 है बच्चों। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिया हमने, कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर। उसके बाद हमने क्या किया, सेंट्रल एटम जो है, सेंट्रल एटम जो होता है तो वो है कोबाल्ट। सेंट्रल एटम कौन सा है? कोबाल्ट। इसका हम एटॉमिक नंबर लेते हैं, एटॉमिक नंबर कितना होता है? Z यानी कि 27 होता है बच्चों, 27। एक फार्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, क्या फार्मूला है? EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेशन करने के लिए Z माइनस एक्स प्लस वाई। Z को हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये क्या है? एटॉमिक नंबर। ठीक है बच्चों, एक्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ लॉस्ट। बघा, देखिए, नंबर ऑफ लॉस्ट और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस्ट जितने इलेक्ट्रॉन करता है, सही है ना, सिर्फ लॉस्ट करने वाले लेंगे, गेन की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वो मेटल है ना बच्चों, लॉस्ट करता है सिर्फ। नंबर ऑफ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स बाय द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, और लास्ट जो होता है यानी कि वाई जो होता है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगैंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगैंड,
लिगैंड कितना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम को देता है, उसको हम बोलेंगे कौन सा, वाई फैक्टर बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो जड़ हो गया 27। उसके बाद यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन नंबर उसका डिटरमाइन करेंगे। हम यहाँ पर x प्लस यहाँ पर 4 × 0 प्लस 4 × -1 इज इक्वल टू +1 x, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सॉरी x-2 इज इक्वल टू +1, x इज इक्वल टू 2 + 1 यानी कि x इज इक्वल टू +3। ठीक है, डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको स्टेप दिखाए यहाँ पर मैं बोलने की चाहत यहाँ पर है। ठीक है बच्चों, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, +3 हो गया। ठीक है, अब कैलकुलेशन शुरू करते हैं। इफेक्टिव यहाँ पर देखेंगे एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू Z माइनस x प्लस वाई। Z क्या है, एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर कितना है, 27 है। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है वो बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। यानी कि लिगैंड्स कितने हैं, यहाँ पर लिगैंड्स 6 है। एक लिगैंड कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है बच्चों, 27 - 3 + 12 हो गया। इसका मतलब क्या आया, 24 + 12 हो गया, है ना बच्चों, 24 + 12 हो गया। और इसका टोटल आप देख सकते हैं क्या हो गया, 36 हो गया। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आया, 36। 36 जो होता है वो क्रिप्टॉन, मालूम है आपको, क्रिप्टॉन नोबल गैस है। इसलिए जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वो सेंट्रल मेटल एटम करता है, वो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वो अचीव करता है। इसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। और जिस कॉम्प्लेक्स में टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर नोबल गैस से कॉन्फिगरेशन से अगर कम है, तो वो क्या होता है, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है वो, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए बच्चों, क्या क्वेश्चन पूछे, कौन सा कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। अनस्टेबल कौन से और स्टेबल कौन से। स्टेबल क्या बोलेंगे, जो नोबल का कॉन्फिगरेशन अचीव करते हैं उसको आप स्टेबल बोलेंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं एक थोड़ा सा मैं आपके सामने एक चार्ट यहाँ पर सामने रखने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं आप इस चार्ट में, यहाँ पर मैंने क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हुए हैं। यहाँ पर उसका सभी कैलकुलेशन आपके सामने शॉर्ट में है, फार्मूला आगे लिखा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके प्रैक्टिस खुद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस के लिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, आया समझ में आप पॉइंट आपको। ठीक है, तो उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है बच्चों, यहाँ पर डबल साल्ट, हम क्या देखेंगे, डबल साल्ट। डबल साल्ट का मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे। पहला एग्जाम्पल है मोर साल्ट, हम उसको बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट, इसे ही बोलेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर फार्मूला है FeSO4 NH3 सॉरी NH4 टेकन ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट। उसके बाद इसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। जब इसका हम आयोनाइजेशन करते हैं बच्चों, तो क्या होता है, ये Fe आयन उससे अलग हो जाता है, और यहाँ पर जो 2 सल्फेट आयन होते हैं वो ही अलग हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, 2 सल्फेट आयन, और साथ ही साथ और NH3 जो होता है वो भी इससे अलग हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर NH4 पॉजिटिव, यानी कि मतलब क्या हो गया, 1 + 2 + 2, इसका मतलब कितना हो गया, 5, यानी कि 5 आयंस यहाँ पर उसका डिसोसिएशन करने के बाद हमको मिलते हैं। क्वेश्चन ऐसा पूछता है, मोर साल्ट अगर आयनाइजेशन किया तो कितना नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है बच्चों, दूसरा है K2SO4, उसके बाद Al2SO4 टेकन थ्राइस, उसके बाद 24H2O, इसको हम बोलेंगे पोटैश अलम। तो पोटैश अलम में जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं, इसमें नंबर ऑफ आयंस 8 नंबर ऑफ आयंस वो यहाँ पर दे सकता है बच्चों। ठीक है, एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, KCl MgCl2 और 6H2O। ठीक है, हम इसको बोलते हैं कार्नलाइट, कार्नलाइट। ठीक है, ये भी डबल साल्ट है। ये 3 एग्जाम्पल आप कौन से भी एग्जाम के लिए अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। 3 एग्जाम्पल बहुत ही यूजफुल है बच्चों आपको। कौन से 3 एग्जाम्पल, मोर साल्ट, दूसरा कौन सा है
पोटैश और सोडा एलम। नंबर 3 कौन सा है, KCl MgCl2H6H2O, जिसे हम बोलते हैं कार्नलाइट। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर है। उसके बाद हम देखते हैं वर्नर थ्योरी। वर्नर ने क्या बोला कि कॉम्प्लेक्स में जो मेटल होता है वो मेटल को दो वैलेंसी होता है। पहला जो बोलते हैं उसको हम प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं, सेकंड जो होता है उसको हम सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं। यानी कि सेंट्रल मेटल एटम कितना वैलेंसी शो करता है, दो वैलेंसी शो करता है। पहला होता है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा होता है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को बोलते हैं हम आयोनाइजेबल वैलेंसी, आयोनाइजेबल वैलेंसी। इसको क्या बोलते हैं, नॉन आयोनाइजेबल, आयोनाइजेबल वैलेंसी और नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। ठीक है बच्चों, आयोनाइजेबल वैलेंसी, नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी, इस तरीके से दो वैलेंसी वहां पर होता है। प्राइमरी वैलेंसी जो होता है ना बच्चों, प्राइमरी वैलेंसी अच्छी तरह से देख लीजिएगा, कौन सेटिस्फाई करता है इसको, सेटिस्फाइड बाय एनायंस। जो कौन सेटिस्फाई करता है, प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय द एनायंस। ठीक है बच्चों, सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है, सेकेंडरी वैलेंसी वो हम क्या करते हैं, एक तो आयंस, हम आयन से, या दूसरा मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है बच्चों, ये सब समझ में आ रहा है आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पर K4 FeCN6, अभी जो एग्जांपल हमने लिया था उसके बारे में देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, Fe डाई पॉजिटिव, ये जो है प्राइमरी वैलेंसी आपको दिखाई दे रहा है। ये सेकेंडरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पर 6CN लिगैंड जो होता है वो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी आप यहाँ पर अच्छी तरह से उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है, सेकेंडरी वैलेंसी, तो सेकेंडरी वैलेंसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं उसको, कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी आपको अगर पूछा गया तो आप क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर जो अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगा। वर्नर्स थ्योरी में क्या बोलते हैं कि ये जो एग्जांपल है सेंट्रल मेटल या पी जो होता है, ठीक है ना, उसके यहाँ पर 6 लिगैंड्स के बाजू में यहाँ पर होते हैं। पहला, ये सेकंड, ये थर्ड, एग्जाम थर्ड है, फोर्थ है, उसके बाद ये फिफ्थ हो गया और ये सिक्स हो गया। यानी कि Fe के ऊपर कितना चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है। Cn के ऊपर कितना चार्ज होता है बच्चों, हर Cn के ऊपर एक चार्ज होता है। यानी कि -6 हो गया, +2 हो गया बच्चों। ठीक है, यानी कि ब्रैकेट के ऊपर -4 आ जाएगा। इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम बाहर K4 लेते हैं। ठीक है बच्चों, K4 यहाँ पर हम उसको लेते हैं। समझ में आ रहा है सब एग्जाम्पल आपको। यहाँ पर मैं दूसरा एग्जाम्पल CONH3 6 टाइम्स, ठीक है ना, Cl3 यहाँ पर दिया मैंने। तो ये जो हो गया प्राइमरी वैलेंसी हो गया, प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पर देखिए इसको हम बोलते हैं। उसके बाद ये जो होता है 6 नंबर जो अमोनिया का है, इसको हम सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं या कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा सा वर्नर्स थ्योरी के बारे में आपके सामने मैंने क्लियर किया है। वर्नर्स थ्योरी में बहुत सारे एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग होते हैं। यहाँ पर देखने का, अगर इसमें हम क्वेश्चन क्या पूछता है, AgNO3 अगर इसमें हम ऐड करेंगे तो कितना प्रेसिपिटेट यानी कि AgCl कितना फॉर्मेशन होता है, 3AgCl फॉर्मेशन होता है। क्योंकि आयोनाइजेशन करने के बाद 3Cl आयन फॉर्मेशन होता है, इसलिए वो 3Cl Ag के साथ कंबाइन होके 3AgCl फॉर्मेशन करता है। ठीक है बच्चों, ये CO NH3 3 टाइम्स और Cl3, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें अगर हम AgNO3 अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नो प्रेसिपिटेट, नो पीपीटी, क्योंकि Cl आयनाइजेशन, इसको अगर हम आयनाइजेशन करेंगे कोई भी Cl आयन फॉर्मेशन वहां पर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इसलिए यहाँ पर वो प्रेसिपिटेट नहीं देगा। ये क्वेश्चन AIPMP 2015 में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, अगर दूसरा क्वेश्चन ऐसा पूछता है, अगर हम इसको आयोनाइजेशन करेंगे, आयोनाइजेशन इस साल्ट को अगर कॉम्प्लेक्स को हम आयनाइजेशन करेंगे कितना आयन फॉर्मेशन होता है, Cl ये 3 आयन होता है और कॉम्प्लेक्स पेयर 1 होता है, यानी कि टोटल 4 आयन इसमें फॉर्मेशन होते हैं। अगर इसको हम आयनाइजेशन करते हैं तो 0 आयन ही नहीं है ना, यानी कि आयन इधर फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, इसको आयनाइजेशन के बाद 0 नंबर ऑफ आयन हमको मिलता है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं।
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आयन के ऊपर डिपेंड होता है, आयन के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड होता है। इसका मतलब ये जो है आयनिक कंडक्टर है ना, सॉरी आयनिक कंडक्टर है। और ये जो दूसरा एग्जांपल हमने लिया है ये बैड कंडक्टर है। क्यों बैड कंडक्टर है बच्चों, इसमें आयन फॉर्मेशन नहीं होता है, जिसमें कॉम्प्लेक्स में आयन फॉर्मेशन नहीं होता वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बैड कंडक्टर होता है। जिसमें आयन्स होते हैं आयनाइजेशन करने के बाद वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी हम फ्लो कर सकते हैं बच्चों। ऐसे सारे क्वेश्चंस नीट में जेईई में पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छी तरीके से उसको पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सब? ठीक है, तो आपको इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से पढ़ाई करके इसको क्लियर कीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स का क्लासिफिकेशन। कॉम्प्लेक्स जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं बच्चों, थोड़ा ज्यादा वक्त में लेने वाला हूँ क्योंकि चैप्टर बहुत ही कॉम्प्लिकेशन में है। ठीक है, होमोलेप्टिक, होमोलेप्टिक, होमोलेप्टिक में जो होता है जिस कॉम्प्लेक्स में, अब ये जो K4FeCN6 आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें एक ही टाइप का लिगैंड है, यहाँ पर लिगैंड वन टाइप है, हम उसको बोलते हैं होमोलेप्टिक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, उसका है हेट्रोलेप्टिक। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, लिगैंड्स डिफरेंट होना जरूरी है। जैसा प्लेटिनम यहाँ पर देख सकते हैं आप, NH3 टेकन ट्वाइस Cl2, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लिगैंड अलग है, ये लिगैंड अलग है। डिफरेंट अगर लिगैंड्स है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और दूसरी तरीके से कॉम्प्लेक्स के तीन टाइप्स होते हैं। ठीक है बच्चों, एक पहला नंबर का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, दूसरा होता है एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है बच्चों, और थर्ड जो टाइप होता है वो है न्यूट्रल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स जो होता है बच्चों, उसका मैं एग्जांपल अभी आपके सामने रखने वाला हूँ। ZnNH3 4 टाइम्स, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब क्या हो गया, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दूसरा एग्जांपल अभी जो हमने लिया था FeCN6, है ना, इसके ऊपर 4 टाइम्स निगेटिव या 3 टाइम्स निगेटिव होता है तो ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद NiCO, यहाँ पर 4 टाइम्स, ये जो होता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है बच्चों, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसका नॉमेनक्लेचर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके लीजिएगा क्योंकि नॉमेनक्लेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आएंगे आइसोमरिज्म की ओर। आइसोमरिज्म, ठीक है बच्चों, आइसोमरिज्म दो तरीके से है, एक है उसमें स्ट्रक्चरल, दूसरा है स्टेरियो। स्ट्रक्चरल जो आइसोमरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में 4 टाइप्स है। नंबर 1 है आयोनाइजेशन। पहला टाइप कौन सा है उसमें, सॉरी उसमें फर्स्ट टाइप आता है आयोनाइजेशन। ठीक है ना, आयोनाइजेशन में थोड़ा हम एग्जांपल लेंगे। यहाँ पर एग्जांपल, यहाँ पर देखो CONH3, ठीक है बच्चों, NH3 5 टाइम्स SO4, उसके बाद यहाँ पर Br। ये जो कॉम्प्लेक्स है जब आयनाइजेशन करते हैं तो उसमें Br आयन फॉर्मेशन होता है। Br फॉर्मेशन होने के बाद हम अगर AgNO3 ऐड करते हैं तो फॉर्मेशन करता है AgBr, और AgBr जो होता है उसका क्या होता है, पेल या लाइट येलो कलर पीपीटी होता है। लाइट पीपीटी है ना, येलो, ये लाइट पीपीटी फॉर्मेशन करता है बच्चों। ठीक है, ये Br यहाँ पर फॉर्मेशन करता है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल इसमें हम थोड़ा सा क्या करेंगे, CONH3। अब अंदर वाला आयन जो है SO4 उसको बाहर लाएंगे, बाहर वाला जो है उसको अंदर लेके जाएंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इसमें क्या होता है, सल्फेट आयन फॉर्मेशन होता है, और सल्फेट आयन के लिए BaCl2 आप ऐड कर सकते हैं, और वो क्या होता है, बेरियम सल्फेट फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, बेरियम सल्फेट, और बेरियम सल्फेट जो होता है व्हाइट पीपीटी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप आयनाइजेशन में अलग अलग आयन फॉर्मेशन होता है। अगर दोनों सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला होना चाहिए, और उसको जब आयनाइजेशन करते हैं तो वो डिफरेंट आयन प्रोड्यूस करना चाहिए और टेस्ट अलग अलग देना चाहिए, ऐसा है तो आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। सेकंड है वो कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म हम सेकंड टाइप में आते हैं।
तो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म में आप देख सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ही चेंज हो जाता है बच्चों, यानी कि लिगैंड इंटरचेंज हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं पहले वाले में NH3 है, दूसरे वाले में क्या है, Cl, ये लिगैंड है। हम क्या करेंगे, उसको इंटरचेंज, यहाँ प्लेटिनम यहाँ कॉपर वैसा ही रखेंगे, लेकिन लिगैंड्स को इंटरचेंज करेंगे। यहाँ पर Cl लिए हमने, यहाँ पर NH3 को लिया। ठीक है बच्चों, तो ऐसा अगर लिगैंड में इंटरचेंज हो रहा है तो उसको हम कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, क्योंकि कोऑर्डिनेशन लिंकेज करने वाला चेंज हो रहा है। ठीक है, तीसरा जो होता है लिंकेज, लिंकेज आइसोमरिज्म जो है नेक्स्ट टाइप का है। लिंकेज में आप देख सकते हैं एम्बिडेंटेड लिगैंड होना चाहिए। एम्बिडेंटेड कौन से हैं आपको मालूम है, यहाँ पर NO2 है, SCN है, CN निगेटिव है। ठीक है बच्चों, तो ये सब क्या है, एम्बिडेंटेड लिगैंड्स है। एम्बिडेंटेड लिगैंड्स अगर आपको उसके अंदर दिखाई देंगे तो आप आराम से बोल सकते हैं कि उसको क्या है, एम्बिडेंटेड कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर NO2 है, NO2 आप जान रहे एम्बिडेंटेड लिगैंड है। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा इसको अब हम थोड़ा सा लिंकेज चेंज करेंगे, यानी कि ONO इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर एम्बिडेंटेड लिगैंड उसके अंदर आता है तो उस टाइप का आइसोमरिज्म को क्या बोलते हैं आप, लिंकेज आइसोमरिज्म बोलते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद होता है हाइड्रेटेड, उसके बाद है हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म। हाइड्रेटेड में क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसको चेंज करते हैं बच्चों। एक H2O 6 टाइम्स, यहाँ पर Cl3, हम एक एक H2O को बाहर निकालेंगे, यानी कि H2O कितना हो गया 5 टाइम्स, एक Cl को अंदर लेंगे, यानी कि आप Cl कितने बचे 2, और H2O एक बाहर आ गया बच्चों। इस तरीके से आप लिख सकते हैं Cr H2O अब 4 हो गए, Cl 2 अंदर, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स रखने वाले 6, फिर Cl एक बच गया और H2O 2 बाहर हो गया, ऐसा तुम लिख सकते हैं। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जा रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों, उसको बोलेंगे हाइड्रेटेड बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म की तरफ, स्टीरियो आइसोमरिज्म की तरफ आएंगे बच्चों। स्टीरियो आइसोमरिज्म का कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने अगर रखने वाला हूँ, थोड़ा अच्छी तरह से आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, उसमें स्टीरियो में पहला होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में कौन सा होता है, स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वायर प्लेनार, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता है बच्चों, सिर्फ स्क्वायर प्लेनार शो करता है, और 4 टाइप के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। महाराष्ट्र सीईटी में इसमें एग्जाम थोड़ा सा कम टाइप्स लिए हुए, लेकिन चारों मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, पहला देखिए क्या है, कॉम्प्लेक्स का जनरल फार्मूला Ma2B2, इसमें देख सकते हैं AA अगर फेस के वन साइड आते एक ही तरफ, एक ही तरफ स्क्वायर प्लेनार के एक ही तरफ ऊपर की तरफ AA जा रहा है, यानी कि एक ही प्लेन के ऊपर आ रहा है, ऐसा आ रहा है तो उसको सिस आइसोमर। अगर AABB डायगोनल पोजीशन को जा रहा है तो हम उसके क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर बोलेंगे। एग्जाम्पल में देख सकते हैं ClCl डायगोनल गया, NH3NH3 डायगोनल पोजीशन को गया तो ट्रांस बोलेंगे। ठीक है, ClCl तो स्क्वायर प्लेनार के एक ही साइड में अगर आते हैं तो उसको हम सिस पोजीशन बोलते हैं। फर्स्ट टाइप हो गया। सेकेंड टाइप Ma2BC, जो A2 है, A2 यानी कि 2 लिगैंड सेम है, वो एक ही फेस के साइड में आना चाहिए, उसको सिस। AA अगर डायगोनल को जाते हैं तो हम उसको ट्रांस बोलेंगे। एग्जाम्पल में देख सकते हैं NH3 दोस्त है, इसका मतलब NH3 अगर प्लेन के एक साइड में आते हैं तो उसको सिस, डायगोनल पोजीशन को जाएंगे तो उसको हम ट्रांस बोलेंगे। थर्ड टाइप है, अगर चारों लिगैंड अगर हम डिफरेंट लेते हैं तो ABCD टाइप लेते हो तो उसमें 3 टाइप्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है जेईई नीट में, बहुत बार पूछा गया है। ABCD टाइप का अगर कॉम्प्लेक्स लेते हैं तो उसमें कितने टाइप ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं, तो चारों लिगैंड डिफरेंट है तो 3 पॉसिबल आइसोमर्स उसमें होते हैं बच्चों, ये आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। अगर चिलेटिंग लिगैंड्स अगर लेते हैं स्क्वायर प्लेनार में तो उसमें कैसा होता है, उसमें सिस और ट्रांस, आप देख सकते हैं डायगोनल पोजीशन को अगर NH2 अगर डायगोनल पोजीशन को आ गया तो उसको आप क्या बोलते हैं, ट्रांस। अगर NH2 वन साइडेड अगर आएंगे तो उसको हम बोलेंगे सिस। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपने अभी मैंने बोला था टेट्राहेड्रल में आप जानते हैं कि उसमें क्या होता है कि ये आइसोमरिज्म टेट्राहेड्रल में नहीं होता है बच्चों। ठीक है,
क्यों नहीं होता, यहाँ पर जो है डू नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बिकॉज ज्योमेट्री ऑफ द लिगैंड्स इज डेफिनाइट। ज्योमेट्री जो होता है वो डेफिनाइट होता है, बॉन्ड एंगल उसमें डेफिनाइट होता है, उसकी वजह से वो क्या करता है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता। उसके बाद है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आप देख सकते हैं बच्चों, उसका फर्स्ट टाइप है MA4B2। MA4B2 ठीक है ना। आप देख सकते हैं जो ऊपर का और नीचे का जो है उस पोजीशन को अगर सेम ग्रुप आता है BB, ट्रांस में देख सकते हैं ऊपर है नीचे, प्लेन के ऊपर B, प्लेन के नीचे B, इस पोजीशन को अगर सेम ग्रुप आते तो हम उसको ट्रांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ट्रांस बोलते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। दूसरा टाइप जो है MA3B3, इनमें तीन तीन ग्रुप सेम होते हैं बच्चों। ये अपने महाराष्ट्र स्टेट के सिलेबस में नहीं आता है। ठीक है बच्चों, ये महाराष्ट्र स्टेट के सिलेबस में नहीं आता है। अब इसमें देख सकते हैं BBB 1 2 3 पोजीशन को सेम आता है, ट्राइगोनल पोजीशन, ऊपर के ट्रायंगल को सेम, नीचे के ट्रायंगल को सेम आता है, इसको हम फेसियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेसियल। और दूसरा टाइप जो होता है उसको हम पेरीफेरल बोलते हैं, और मेरी डायोनल बोलते हैं, या मर आइसोमर, ऐसा दूसरे टाइप को हम बोल सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा हम इसके अंदर थोड़ा सा डिटेल्स में देख सकते हैं। पहला एग्जांपल मैंने MA4B2 का एग्जांपल लिया है। इस पर आप देख सकते हैं, ये पोजीशन नंबर ध्यान में रखिएगा, 1 2 3 4 5 है ना, 6 पोजीशन नीचे की तरफ। ठीक है, 6 किसको बोलते हैं, ट्रांस किसको बोलते हैं, मैंने यहाँ पर नोट दिया है। 1 6 को अगर सेम ग्रुप आता है ट्रांस, 2 4 को सेम आता है ट्रांस, 3 5 को सेम आता है ट्रांस। ये तीन एग्जाम्पल रखिए, बाकी सब पोजीशन 6 का पोजीशन होता है। ठीक है, पहले एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 1 और 2 पोजीशन को CL है, इसका मतलब वो 6 है। 1 और 6 पोजीशन ट्रांस अगर देखेंगे ऊपर और नीचे सेम आ गया तो उसको ट्रांस बोलेंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया फर्स्ट टाइप। उसके बाद सेकेंड टाइप में देख सकते हैं MA3B3, दूसरा टाइप ऑफ एग्जाम्पल है। इसमें मैंने अभी बोला था कि इसमें दो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, 1 2 3 पोजीशन को अगर सेम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिस फेसियल और फेक आइसोमरिज्म बोलते हैं। और 3 4 5 पोजीशन को सेम आता है तो हम उसको बोलते हैं ट्रांस, मेरी डायोनल और मर पोजीशन सब बोलते हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स MAA2 टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, चिलेटिंग लिगैंड्स इसमें हमने लिया है। CL अगर एडजेसेंट पोजीशन को आते तो उसको हम 6 पोजीशन बोलते हैं। CL 1 6 पोजीशन को जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस पोजीशन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, ट्रांस पोजीशन। उसके बाद हम देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमको पढ़ना है, 4 में नहीं होता है, ये सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में होता है। यहाँ पर देख सकते हैं उसका फर्स्ट एग्जांपल, कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप MAA3, यानी कि तीनों के तीनों लिगैंड जो है वो चिलेटिंग लिगैंड है। कैसे लिगैंड है? चिलेटिंग लिगैंड, तीनों के तीनों यहाँ पर है। ठीक है बच्चों, उसमें पहला फॉर्म D है, सेकंड फॉर्म जो होता है L, बोथ आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑब्जेक्ट। दोनों के दोनों क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑब्जेक्ट होते हैं, ऐसे को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, दूसरा है MAA2, उसके बाद A2, इसमें दो चिलेटिंग लिगैंड है और दो क्या है, मोनोडिंटेट लिगैंड्स है। इसमें 2 कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक सिस फॉर्म होता है, सेकंड ट्रांस फॉर्म होता है। ट्रांस का जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि उसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल होता है। क्या होता है उसका मिरर इमेज? सुपर इम्पोजिबल होता है। ठीक है बच्चों, और सिस का जो मिरर इमेज होता है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है, इसलिए सिस फॉर्म ये ऑप्टिकल एक्टिव होता है। सिस फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल एक्टिव, क्यों? उसके मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। और ट्रांसफॉर्म में मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल होने की वजह से वो कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो फाइनल एग्जांपल है यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनल में, इसमें सिस फॉर्म ऑप्टिकल एक्टिव है, ट्रांसफॉर्म जो होते हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव है बच्चों, ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सेम उसके तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये लास्ट एग्जांपल यहाँ पर है। ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमरिज्म के ऊपर नीट और जेई में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो आप थोड़ा सा 11th स्टैंडर्ड का सपोर्टिंग उसमें है, उसको अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हैं। इनर और आउटर कॉम्प्लेक्स के ऊपर एग्जाम्पल्स के ऊपर आते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद मैं आऊंगा MCQ के ऊपर, आप थोड़ा सा MCQ की पढ़ाई करेंगे बच्चों हम। MCQ
एमसीक्यू को शुरुआत करेंगे। एमसीक्यू को शुरुआत करने फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने आ रहा है बच्चों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए, तो ये आपको बाद में मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं। आपको मालूम है माशाकर केमिस्ट्री नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। उस चैनल के ऊपर जो पहला आपका चैप्टर मैंने लिया था अल्कोहल फिनॉल ईथर्स, इसका भी आप अभी आज के दिन भी आप उसका वीडियो देख सकते हैं। और ये जो वीडियो आज बनाने जा रहे हैं हम, तो ये वीडियो कुछ ही दिनों के बाद आप फिर से एक बार रिपीट करके उसका पढ़ाई कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंटेन्स लिगैंड्स अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन थ्रू डैश बॉन्ड। सेंट्रल मेटल एटम को हम कौन से बॉन्ड से अटैचमेंट करते हैं? ठीक है, आपको मालूम है सेंट्रल मेटल एटम जो होता है, यानी कि ये जो Fe है, इसके जो हम Cn से इसको जोड़ते हैं, यहाँ पर Cn है, यहाँ पर Cn है, तो ये जो जोड़ने के जो बॉन्ड होते हैं उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है बच्चों, तो ये है होता है कौन सा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेट, यानी कि आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इन कॉम्प्लेक्स CONH3 6 times ब्रैकेट क्लोज 3 times पॉजिटिव स्पेसिस एक्टिंग लेविस एसिड एंड लेविस बेस रिस्पेक्टिवली। कौन सा लेविस एसिड है? यानी कि सेंट्रल मेटल एटम आपको मालूम है लेविस एसिड होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर CO ये NH3 6 times, यहाँ पर 3 times पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, तो ये जो सेंट्रल मेटल एटम है यहाँ पर वो लेविस एसिड होता है, और ये जो है वो लेविस बेस होता है। लिगैंड को हम क्या बोलते हैं? लेविस बेस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आइडेंटिफाई लेविस, क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई लेविस एसिड्स इन सिस्प्लैटिन। अभी आपको एग्जांपल देखा था सिस्प्लैट का एग्जांपल, PtCl2 NH3 टेकन ट्वाइस, है ना, नाम दिया गया, आपको कॉम्प्लेक्स समझ में आना जरूरी है। इसमें लेविस एसिड किसे बोलते हैं? ये जो प्लेटिनम होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? लेविस एसिड बोलते हैं, यानी कि आंसर इसका भी सी करेक्ट आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, अमोनिया मॉलिक्यूल एंड ऑक्सलेट आयन हैव डैश डैश कोऑर्डिनेशन साइट रिस्पेक्टिवली, है ना। अमोनिया जो होता है ना, अमोनिया ये एक ही उसके अंदर डोनर एटम होता है। ठीक है बच्चों, ये COO, उसके बाद COO, ये ऑक्सलेट आयन में कितना डोनर एटम होता है? 2 डोनर एटम होता है। ये 2 डोनर एटम, ये 1 डोनर एटम। आंसर 1,2, आंसर क्या होता है? 1,2। इसका मतलब आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एन एम्बिडेंटेड लिगैंड इज वन। एम्बिडेंटेड लिगैंड किसको बोलते हैं? ठीक है, तो एम्बिडेंटेड लिगैंड का मतलब क्या होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपके सामने मैंने रखा है। ठीक है बच्चों, तो उसमें से सही आंसर आप पढ़ के आंसर देते हैं, तो उसका आंसर सी है बच्चों। क्या है? हैज 2 डोनर एटम, अभी मैंने बोला था, बट आइदर ऑफ 2, दोनों में से सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक है बच्चों, साइनाइड में देखते हैं कभी कार्बन की तरफ से बॉन्ड होता है, कभी नाइट्रोजन। डोनर एटम 2 है लेकिन बॉन्ड एक ही बनाता है। ठीक है, इसको हम एम्बिडेंटेड लिगैंड्स बोलते हैं बच्चों। नंबर 6, EDTA के बारे में क्वेश्चन है, क्या बोलता है? इज एग्जाम्पल ऑफ। अभी आपने देखा है EDTA में 6 डोनर एटम है, यानी कि क्या होता है? हेक्सा डिंटेट। ठीक है बच्चों, हेक्सा डिंटेट, यानी कि आंसर क्या गया? आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, विच अमंग द फॉलोइंग लिगैंड्स इज द पॉलीडेंटेट लिगैंड। पॉलीडेंटेट कौन सा है? अभी आप देखते हैं ऑक्सैलेटो, इसमें 2 डोनर एटम है, नाइट्रेट एक है, थायोसाइनाइड एक ही एटम बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब क्या हो गया? ऑक्सैलेटो। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, आपका सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते, among the given ligand which is negatively charged। जो निगेटिवली चार्ज लिगैंड कौन सा है? अमोनिया जो होता है बच्चों न्यूट्रल लिगैंड है। ईएन जो है इथिलीन डाम है, न्यूट्रल है। वाटर जो है वो न्यूट्रल है। उसके बाद नाइट्रेट जो है वो यहाँ पर न्यूट्रल नहीं है, निगेटिवली चार्ज है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर
9 की तरफ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ट्रांजिशन मेटल इज जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है बच्चों, अभी एक आइडिया ध्यान में रखिएगा, जिसमें लिगैंड कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप लिगैंड होते हैं, उसमें सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जीरो होता है। कौन सा ही, FeCO 5 टाइम्स, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, CrCO 6 टाइम्स, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है बच्चों, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितने, लिगैंड्स कितने, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन कर लेते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिएगा ऐसा है। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर ये जो है कॉम्प्लेक्स है, ये जो सेंट्रल मेटल है, तो ये 3 सेंट्रल मेटल यहाँ पर लिगैंड्स है, लेकिन उसके एक के दो ग्रुप यहाँ पर दो डोनर डोनेशन कैपेसिटी होता है। इसका मतलब क्या हो गया, 6, यानी कि क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। बायडेंटेट लिगैंड है ना, ये बायडेंटेट लिगैंड होने की वजह से 3 × 2 करते हैं हम उसको, इसलिए वो 6 यहाँ पर क्या होता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बाद कार्नलाइट, थोड़ा सा स्पेलिंग गड़बड़ दिखाएगा, कार्न थोड़ा सा वो अटैच हो गया, कार्नलाइट अभी बोलते हैं हम KCl Mgcl2, है ना बच्चों, और 6H2O यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यह क्या है, डबल साल्ट है, डबल साल्ट, ये है डबल साल्ट। 11 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द वर्नर्स थ्योरी क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय, हमने बोला था प्राइमरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होता है, क्या बोला था मैंने, आंसर ए। ठीक है बच्चों, एनायन से, एनायन से प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय एनायंस। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। CO ये NH3 यहाँ पर है 6 टाइम्स है, ये C3 है। ठीक है बच्चों, ये Cl3 जो है ये प्राइमरी वैलेंसी है, ये ध्यान में रखिएगा, प्राइमरी वैलेंसी। और वो Cl3 निगेटिव फॉर्म में है ना, यानी कि 3 Cl जो है, यानी कि Cl निगेटिव के फॉर्म में, यानी कि अनायनिक फॉर्म में वो आपको दिखाई देते हैं। टोटल नंबर ऑफ आयंस, अब आयंस कितने होते हैं हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर CON3 पर का एग्जाम्पल ये है बच्चों, इसको मैं यहाँ पर आयनाइजेशन करके लेता हूँ, वही एग्जाम्पल है ना, ये CONH3 यहाँ पर 6 टाइम्स, ये जो कोऑर्डिनेशन पेयर एक होता है, और ये 3Cl निगेटिव आयन, और इसके ऊपर क्या होता है, 3 पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन, यानी कि 1 + 3, इसका मतलब 4 आयन्स। ठीक है बच्चों, ऐसा तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मैं आता हूं बच्चों, कॉम्प्लेक्स विद सेंट्रल मेटल बॉन्डेड टू वन काइंड ऑफ डोनर एटम। अगर डोनर एटम एक ही है, तो अभी हम देखा है होमोलेप्टिक होता है, वो होमोलेप्टिक, एक ही टाइप का अगर डोनर एटम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोलेप्टिक। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज हेट्रोलेप्टिक। हेट्रोलेप्टिक मतलब क्या होता है, डिफरेंट लिगैंड उसमें होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिफरेंट लिगैंड्स होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो सिस प्लेटिन एग्जाम्पल है ना, ये क्या है, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ए है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन, एक कॉम्प्लेक्स दिया है, इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कौन से टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स है, तो ए नंबर क्या है, हेट्रोलिप्टिक, गलत है, होमोलिप्टिक सही है बच्चों, कैटायनिक ये भी सही है, यानी कि 2 आंसर सही है बच्चों इसमें। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर डी है, इसलिए सभी आंसर आपको पढ़ना चाहिए, सभी आंसर पढ़ना बहुत ही जरूरी है, इसलिए आंसर बी और सी दोनों सही है। ठीक है, होमोलिप्टिक भी है और कैटायनिक भी है। फार्मूला ऑफ नेक्स्ट है पेंटा, देखिएगा इसमें हम क्या करेंगे, फार्मूला यानी कि कॉम्प्लेक्स का फार्मूला आइडेंटिफाई करेंगे, पेंटा एक्वा। अब एग्जांपल में डायरेक्ट जा सकते हैं, जिसमें 5H2O है, सब में 5H2O है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, पेंटा एक्वा। उसके बाद आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो बोल तो SCN होना है, क्या होना है उसमें, SCN होना है। ठीक है, ऐसा 2 एग्जाम्पल है जिसमें SCN है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, आयरन 3, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 किसमें है, इसका एग्जाम्पल आपको ढूंढ निकालना है बच्चों। समझ सकते हैं कौन सा है, फिर वो आंसर कौन सा है, समझ में आ रहा है।
समझ में आ रहा है क्या आपको? यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, ये क्या एग्जाम के एफ ई यहाँ पर देख सकते हैं, एस सी एन, इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज होता है, बाहर दो निगेटिव चार्ज है ना, दोनों के मिला के आप क्या होते हैं, +3 चार्ज होना जरूरी है। आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमको निकालना है ई ए एन, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जेड माइनस एक्स प्लस वाई, फार्मूला मालूम है आपको। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या बोला है, थोड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें प्लेटिनम का आपको EAN नंबर दिया है, यानी कि 86 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। क्या निकालना है, जेड निकालना है। ठीक है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। Cl कितने बाहर, 4, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर उसका 4 है। ठीक है बच्चों, प्लस इसमें लिगैंड्स कितने हैं, 6 लिगैंड्स है। ठीक है ना, 6 लिगैंड यानी कि 12 यहाँ पर नंबर डबल करने का उसको। ठीक है बच्चों, जेड प्लस कितना हो गया, अब 8 हो गया। जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, 86 माइनस 8 हो गया। 86 से -8 करें तो 78। ठीक है, अब 78 इसका आंसर है। वैसा तो आप प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर ध्यान में रखिएगा, बहुत बार कॉम्प्लेक्स में पूछा जाता है। अगर आप उसको नंबर में रखेंगे, एटॉमिक नंबर आपको ध्यान में है, तो कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर उसका निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, 78 ये प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर है बच्चों। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स दैट फॉलोज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, कौन सा कॉम्प्लेक्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल्स को फॉलो करता है। सबका तुम क्या, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेशन करने का है। ठीक है बच्चों, ये जो होता है इसमें आप देख सकते हैं, जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है ना EAN, ये आंसर में कैसा है, जेड एटॉमिक नंबर Fe का कितना होता है, 26। उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों। उसके बाद Cn यानी कि 12, ये 12 हो गया, यानी कि 23 है ना, ये 23 प्लस 12 अगर लेते हैं तो ये 35 होता है बच्चों, 35। बोले तो ये नहीं है। ठीक है ना, फॉलो क्या बोलता है, वो फॉलो करता है। ठीक है ना, आंसर बी की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या हो गया, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉपर, यानी कि 29 एटॉमिक नंबर है बच्चों, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ये है। उसके बाद 4 ये 2 इंटू 4 यानी कि 8 हो गया, यानी कि 27 प्लस 8 हो गया, यानी कि इसमें भी 35 हो गया, ये भी नहीं फॉलो करता। उसके बाद क्या है, सी आंसर आते हैं, यानी कि EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3, यानी कि 812 हो गया, यानी कि 24 प्लस 12, इसका मतलब क्या हो गया, ये 36 हो गया बच्चों, ये फॉलो करता है। यानी कि आंसर नंबर आपका कौन सा है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, उसका अपोजिट मैंने क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विल नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, कौन सा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता है। ठीक है, इसके बारे में पूछा है, जिसमें कम से कम 2 अलग होना है। ठीक है, कम से कम 2 मोनोडेंटेट लिगैंड जो होते हैं वो अलग होना जरूरी है बच्चों। ठीक है, इसलिए ए आंसर जो है आपके लिए सही आंसर है। ठीक है ना, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों, इसमें बी एक ही है, यानी कि एक ही मोनोडेंटेट अलग है, ऐसा नहीं हो सकता। यम A6B, यम क्या बोला मैं, यम A6 और यम A5B, ये 2 है ना, इसमें नहीं हो सकता बच्चों, इसमें नहीं हो सकता ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, ये 2 एग्जांपल ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज एग्जिबिटेड बाय डैश टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, कौन सा कॉम्प्लेक्स आपको ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है। ठीक है बच्चों, तो 2 ही है जो ये शो करने वाले, एक है स्क्वायर प्लेनार, ज्योमेट्री में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की पढ़ाई करते हैं, और दूसरा है ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल में नहीं होता बच्चों, ये सिर्फ दोनों में ही होता है ना। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एग्जिबिट द कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म कौन सा शो करता है, जिसमें एम्बीडेंटेट लिगैंड होता है बच्चों। एम्बीडेंटेट लिगैंड किसमें है, ए आंसर में जो Cn है ना, Cn ये एम्बीडेंटेट है, इसलिए वही ये आंसर शो करता है। ठीक है बच्चों,
आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द लिंकेज आइसोमरिज्म। लिंकेज में भी क्या होना है, वही यानी कि उसमें भी एम्बिडेंटेड लिगैंड होना जरूरी है। इसका आंसर आप निकाल सकते हैं बच्चों, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। 23 नंबर जो है उसका आंसर बी है। क्यों, उसमें एम्बिडेंटेड लिगैंड है 23 में, एन सी एस ए एम्बिडेंटेड लिगैंड है। उसकी वजह से वो क्या करता है, वो आइसोमरिज्म शो करता है। सेटिस्फाई द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसके ऊपर डिपेंड होता है, ए नेचर ऑफ लिगैंड, बी चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, रेडियस ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो इसका सही आंसर सभी सही है बच्चों। ये तीनों फैक्टर स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए जरूरी है बच्चों, बहुत ही जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों पॉइंट्स बहुत ही जरूरी है। थोड़ा क्वेश्चन को मैं बड़ा बनाता हूँ, यानी कि आप अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे उसको थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25, इनर कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड व्हेन डैश डैश ऑर्बिटल इज यूज्ड। कौन सा ऑर्बिटल का इस्तेमाल करने के बाद इनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो अंदर वाला डी का इस्तेमाल होना जरूरी है। अंदर वाला डी का मतलब क्या होता है, n-1 डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल अगर करेंगे तो इनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो सकता है बच्चों। ठीक है, डोनर साइट ऑफ ईडीटीए लिगैंड्स आर। ईडीटीए में कौन कौन डोनर है, ऑक्सीजन डोनर है, नाइट्रोजन डोनर है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 नाइट्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है बच्चों। तो आप देख सकते हैं 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। NO2 हैज अ डोनर एटम, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये दोनों डोनर एटम है ना, है ना। इसमें वाइल आप थोड़ा सा आंसर की तरफ आएंगे बच्चों, क्या आंसर है देखेंगे। तो इसमें कौन कौन से डोनर एटम है, तो आप देख सकते हैं NO2 में 2 डोनर एटम है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। जब हम नाइट्रोजन की तरफ जोड़ते हैं तो ये इस तरीके से, इसके बाद इस तरीके से, ठीक है, ऑक्सीजन भी डोनर एटम है, नाइट्रोजन भी डोनर एटम है बच्चों। तो आंसर क्या है इसका, बोथ है ना, बोथ आंसर आपको इसका सही लगता है। ठीक है, आइदर सॉरी आइदर एन और ओ, यानी कि आंसर सी, क्योंकि दोनों डोनर है सही है लेकिन एक ही बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, इसके मतलब आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, देखो बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों पूछ रहे हैं यहाँ पर, है ना, रिस्पेक्टिवली। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों भी पूछा जा रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर आप देख सकते हैं EN 2 है, यानी कि 4 हो गया। उसके बाद दूसरा 4 और 2 6 हो गए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और ऑक्सीडेशन नंबर 3 है बच्चों, यानी कि आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं इसका, बहुत ही आसान है, मैंने पहले बोला है कैसा करना है। एग्जाम्पल ऑफ डबल साल्ट, ठीक है, डबल साल्ट कौन सा है इसमें, मोर साल्ट। अब अभी मैंने 3 एग्जाम्पल दिया था, मोर साल्ट, कार्नलाइट और सोडियम और पोटेश एलम। ये 3 एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। which isomer of CrCl3.3H2O is dark green color, okay, and forms the 1 mole of AgCl with excess AgNO3। ठीक है ना, आता AgNO3 के साथ एक ही AgCl फॉर्मेशन, यानी ब्रैकेट के बाहर एक ही Cl होना जरूरी है, ब्रैकेट के बाहर एक ही Cl होना जरूरी है। इसका मतलब आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। उसमें देख सकते हैं ब्रैकेट के बाहर एक ही Cl है, वो एग्जाम्पल यहाँ पर है। 1 मोल, फिर से एक वही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यहाँ पर 3 Cl बाहर है बच्चों, 3 moles of ions are dissolved in the water, okay। 1 mole of same complex reacts with 2 moles of AgNO3, ठीक है ना, 2 moles of AgNO3 और 2 moles AgCl फॉर्मेशन होता है, यानी कि ब्रैकेट के बाहर 2 Cl होते हैं बच्चों। ब्रैकेट के बाहर 2 Cl का मतलब क्या हो गया, आंसर फिर से या क्या हो गया, थोड़ा देखिए, आंसर डी है बच्चों। क्यों, तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर गलत हो रहा है वहां पर सी में, तो ये डी आंसर सही है बच्चों। ठीक है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होना जरूरी है, इसका मतलब क्या हुआ, आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। दो कॉम्प्लेक्स दिए आर द डैश डैश कॉम्प्लेक्स रिस्पेक्टिवली, ये कौन से कॉम्प्लेक्स है, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन की तरफ थोड़ा आते हैं, क्या क्या कॉम्प्लेक्स है। कैटायनिक, न्यूट्रल, यानी कि टाइप ऑफ लिगेंड पूछा गया है। तो पहला जो है ये कैटायनिक है, दूसरा जो है न्यूट्रल है। कैटायनिक एंड न्यूट्रल कौन से नंबर पे आके देखेंगे, कैटायनिक और न्यूट्रल, मतलब आंसर सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं, ये 32 हो गया। 33 ये कॉम्प्लेक्स दिया गया है, कौन सा टाइप ऑफ है, होमोलिप्टिक है क्या, नहीं है, क्योंकि NH3 और Cl दो डिफरेंट लिगैंड है, यानी कि हेट्रोलिप्टिक, यानी कि C और D में आंसर है। उसके बाद कैटायनिक और एनायनिक, उत्तर कैटायनिक है बच्चों। ठीक है ना, ये आंसर आपका कैटायनिक, हेट्रोलिप्टिक और कैटायनिक, यानी कि आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, 33 का आंसर क्या हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर हम बढ़ते हैं। 34 क्वेश्चन नंबर क्या है, करेक्ट नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। इसका 34 नंबर का कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है बच्चों। आप इसमें Cl का नाम सबसे पहले अल्फाबेटिकली बोल सकते हैं, क्लोरो, सब में है क्लोरो, तीन आंसर में। उसके बाद क्या होता है, इथिलीन डायमाइन दो है, लेकिन डाई नाम में आता है, इसकी वजह से हम डाई अंदर नहीं लगाएंगे, विस नाम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, क्लोरो के बाद विस इथिलीन डाई अमाइन, यानी कि आंसर डी करेक्ट होता है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आंसर की तरफ से जाओ, बहुत ही सही तरीके से आंसर आ जाएगा। उसके बाद IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, ये कंपाउंड का नाम सबसे पहले कैटाइन का नाम होता है, यानी कि नाम में पहला सोडियम आना जरूरी है, तीन आंसर में सोडियम है बच्चों। उसके बाद हम लिगैंड का नाम लिखते हैं। ठीक है ना, लिगैंड का नाम, कितने लिगैंड्स है, 6 है। हेक्सा, इसमें हेक्सा दो एग्जाम्पल में, उसमें नाइट्राइटो है ना, अब इसमें नाइट्रो और नाइट्राइटो ऐसा दो लेटर का वहां पर इस्तेमाल किया गया है, इसके बदले नाइट्राइटो एक करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया, आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। 35 का आंसर क्या हो गया, आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, IUPAC नेम, इसमें आप देख सकते हैं, पहला अमाइन अल्फाबेटिकली होता है, यानी कि पेंटा अमाइन होता है। उसके बाद नाइट्राइटो है ना, कोबाल्ट और उसका ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बाद से आखिर में क्या लिखते हैं, क्लोराइड, ऐसा लिखना जरूरी है। आप आंसर में आके उसका यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है बच्चों, पेंटा अमाइन आप देख सकते हैं, सब इसमें सभी में पेंटा अमाइन है। नाइट्राइटो, नाइट्राइटो सब में, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, क्लोराइड है, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट नेम है, उसमें चार नेम दिया गया है, उसमें से करेक्ट कौन सा, पहला क्या है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरस, गलत है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2 ये सही नाम है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड ये भी सही है, हेक्सासाइनोफेरेट 3 पोटेशियम गलत है बच्चों, पहला पोटेशियम का नाम होना जरूरी था, यानी कि 2 और 3 नंबर का सही है, 2 और 3, इसका मतलब क्या हो गया, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं, क्या है, डिड्यूस द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू आप डिड्यूस करेंगे। ठीक है बच्चों, आपको मालूम है FeCO 5 टाइम्स होता है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, अभी मैंने बोला था FeCO 5 टाइम्स आपको बोला था, तो उसमें 5 इसका आंसर है बच्चों। 39, उसके बाद नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होते हैं, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, पहला देख लीजिएगा, ये है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दो होते हैं। ठीक है, एक सिस होता है, दूसरा ट्रांस होता है बच्चों। ठीक है ना, इसमें समझ में आ रहा है कैसा, तो ऐसा ये दो आइसोमर हम निकालते हैं, बीच वाले प्लेटिनम यहाँ पर बीच में लिखते हैं, प्लेटिनम। ठीक है बच्चों, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl होता है, यहाँ पर En होता है, यहाँ पर En लिख सकते हैं। उसके बाद Cl और Cl होता है, उसके बाद En यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो दूसरा है ये ट्रांस है, ये जो है ये सिस है बच्चों। ऐसा दो आइसोमर हमको यहाँ पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40,
क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ट्रांस जो होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं बच्चों, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। ये जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, सब एग्जाम में से पूछे गए क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है बच्चों। इसलिए आप बार बार ये वीडियो को देख सकते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर आप जाएंगे तो इसको बार बार वीडियो को अच्छी तरह से आप रिपीट करके आपका प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो मैं क्ल्यू बोल रहा हूँ उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। मार्शल प्लस केमिस्ट्री नाम के चैनल के ऊपर आप जा सकते हैं, और बहुत सारे वीडियो में उसके ऊपर अब अपलोड करने जाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से उसको पढ़ाई कर सकते हैं। ट्रांस जो होते हैं उसका मिरर इमेज कैसा होता है, सुपर इम्पोजिबल, इसलिए उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। आंसर सी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकल आइसोमर। कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर इसमें है बच्चों। तो इसमें थोड़ा सा अच्छी तरह से देखेंगे तो आंसर डी इज द सही आंसर होता है। आंसर डी करेक्ट आंसर। आपको मालूम है क्या मैंने बोला था, ये यम ए टेकन ट्वाइस A2 इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये फर्स्ट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का आइसोमरिज्म मैंने दिखाया था। ये टू यानी कि NH3 1,6 पोजीशन को आप लिखे तो ट्रांस होता है, उसका ऑप्टिकल आइसोमर नहीं निकाल सकते। लेकिन 1,6 आप अगर एडजेसेंट पोजीशन को निकालेंगे तो उसका दो आइसोमर्स आप निकाल सकते हैं, जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग pairs of isomers and type of isomerism are correctly matched। इसका कौन सा आंसर मैच करेक्टली मैच होता है। पहला आप देख सकते हैं बाहर Cl है, दूसरे में बाहर Cl है, क्या बोलता है लिंकेज अलग है, क्या है बच्चों। पहले में नाइट्रोजन जोड़ता है, दूसरे में ऑक्सीजन, करेक्ट आंसर है। दूसरे में देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लेटिनम वाला अलग है ना, यानी कि लिंकेज चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। आंसर सी सही है, क्या सही है बच्चों। पहले में Br आयन मिलता है, दूसरे में Cl आयन मिलता है, डिफरेंट आयंस होते हैं यहाँ पर, यानी कि आयनाइजेशन। तीनों आंसर सही है, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, कॉम्प्लेक्स आर हैविंग मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, ठीक है, दिया गया है एग्जिबिट्स कौन से टाइप का आइसोमरिज्म यहाँ पर शो करता है, ठीक है। तो इसमें सिस ट्रांस आइसोमर करता है बच्चों, लिंकेज क्योंकि उसमें एम्बिडेंटेट है वो भी करता है, आयोनाइजेशन आयन इंटरचेंज होता है, एक बार Br अंदर आता है NO2 बाहर जाता है वो भी होता है, यानी कि ऑल ऑफ दीज। वो अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 44, उसमें क्या है, hexafluorocobaltate ion found a high spin complex, okay, probably hybrid state of cobalt। इसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है बच्चों। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, इसमें हाइब्रिडाइजेशन ऐसा है sp3d2, ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर हमको दिखाई देता है, ठीक है बच्चों। क्योंकि आउटर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हम, आउटर बाहर वाला डी ऑर्बिटल, यानी कि इसमें हम nd ऑर्बिटल का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसके लिए आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द कॉम्प्लेक्स COF6 ट्राई निगेटिव, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होते, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो वीक फील्ड लिगैंड है, उसमें 4 अनपेड होता है, उसको पेयरिंग नहीं कर सकता, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड रहे तो पेयरिंग होता था, लेकिन फ्लोरीन जो है वीक फील्ड लिगैंड होने की वजह से पेयरिंग नहीं होता है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन इसका सही आंसर। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम अगले आते हैं 46, ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। आपको मालूम है सिस्प्लैटिन मैंने बोला था पहले ही, ठीक है ना, इसको क्या है कैंसर ट्रीटमेंट में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। बॉन्ड्स प्रेजेंट इन K4FeCN6, पहले बोला था मैं K4FeCN6 में कौन कौन से तरीके के बॉन्ड होते हैं बच्चों। उसमें 3 टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आंसर डी बच्चों, ठीक है। ये K4FeCN6 थोड़ा देखिए कैसा होता है ये, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं के और ये कॉम्प्लेक्स के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है बच्चों, और CN और Fe के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, और C और N के बीच में ये जो बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड,
एक कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि 3 टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं यहाँ पर, आयनिक, कोवैलेंट और कौन सा होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गोल्ड इन द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, इस कॉम्प्लेक्स में कितना ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चों, ऐसा पूछा गया है। तो प्लस, कभी भी गोल्ड का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ना, वो +3 आप आराम से लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। करेक्ट चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe, Fe के करेक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफ Fe जो होता है ना, कि बाहर के कितने उसके ऊपर डिपेंड है। अगर 4 हो तो Fe +2 होता है, अगर के बाहर 3 है तो 3 ही होता है, यानी कि 3 हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, 3,6, यानी कि आंसर बी सही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 50, सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर जो हुआ है ना इसका, यम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, दोनों का अगर हम कैलकुलेशन करेंगे बच्चों तो ये दोनों होता है 9, यानी कि आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर कितना में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्सीडेशन नंबर 3, दोनों का टोटल 9। ओके, करेक्ट। 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कौन सा है बच्चों, आंसर ए इज द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। आप देखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ आते, हाउ मेनी आयंस पर मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द सॉल्यूशंस ऑफ मोर साल्ट। मोर साल्ट में आप देख सकते हैं बच्चों, आपको मालूम है मोर साल्ट का क्या होता है, फेरस अमोनियम सल्फेट बोलते हैं, है ना। इसमें नंबर ऑफ आयंस मैंने कैलकुलेशन किया था, क्या सोच सकते हैं आप कितना होता है नंबर ऑफ आयंस इसमें। ठीक है, तो 5 आयंस होते हैं बच्चों। ठीक है, मोर साल्ट में 5 होते हैं। ठीक है, नंबर उसके बाद पोटैश अलग में 8 होते हैं और कार्न लाइट में भी 5 होते हैं। ठीक है बच्चों, ये एग्जांपल ध्यान में रखिएगा, तीनों का प्रैक्टिस करके रखिए, ज्यादा कैलकुलेशन करते मत बैठिएगा, फास्ट एग्जाम्पल आंसर होना जरूरी है। IUPAC नेम फिर से एक बार हमने पूछा है यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 53, ज्यादा मैं इस पे टाइम पास नहीं करूंगा, आपको आंसर सीधा प्रोवाइड करूंगा, आंसर डी, क्योंकि आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, वैरायटी क्वेश्चन हमको लेंगे। ठीक है, इसका क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN निकालना है। EAN का मतलब Z - X + Y। ठीक है ना बच्चों, इसका जड़ निकेल क्या होता है 28, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और लिगैंड 4 यानी कि 28 हो गया, 8 यानी कि इधर 36 हो गया, यानी कि 36, आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, इसका आंसर डी क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स इज EAN रूल। ओके, EAN रूल कौन फॉलो नहीं करता है। ठीक है बच्चों, इसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। डी आंसर फॉलो नहीं करता है, क्यों नहीं करता, यहाँ पर आप देखते हो Z - X + Y का ये रूल्स फॉलो होता है क्या। कॉपर कितना है 29 है, ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, यहाँ पर 8 है, यानी कि 27 + 8 यानी कि कितना हो गया 35 हो गया, यानी कि ये रूल्स फॉलो नहीं करता है। ठीक है ना बच्चों, 36 होना जरूरी था। 56 नंबर वाला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग एग्जांपल इज आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। आयन इंटरचेंज होना चाहिए, पहले में देख सकते हैं Br अंदर जा रहा है, SO4 बाहर आ रहा है, इसका मतलब आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, 57 नंबर क्या बोलता है, दिस पॉजिटिव आयन which of the following metal most stable coordination complex with ammonia, है ना, अमोनिया के साथ कौन स्टेबल कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकता है, तो कॉपर ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकता है बच्चों, है ना, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वो EAN रूल फॉलो करता है वहां पर। ठीक है ना, 36 वहां का EAN उसका कैलकुलेशन करने के बाद आता है, इसलिए स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। उसके बाद CuSO4 एंड 5H2O, जिसको हम ब्लू विट्रियल बोलते हैं। ब्लू विट्रियल में कितने टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं बच्चों, आयनिक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, साथ ही साथ वाटर होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड भी इसमें होता है, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड। 3 बॉन्ड तो कॉम्प्लेक्स में होते ही हैं, लेकिन वाटर की वजह से एक एक्स्ट्रा बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि 4 टाइप ऑफ बॉन्ड इसमें
तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड इन द फॉलोइंग इज, सबसे स्ट्रांग वाला लिगैंड कौन सा है? तो CN जो है ना साइनाइड, बहुत ही स्ट्रांग लिगैंड है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ बच्चों। लास्ट क्वेश्चन, सेशन कंप्लीट होने जा रहा है। हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन द कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होता है? तो आंसर है DsP2, ये हाइब्रिडाइजेशन इसमें इन्वॉल्व होता है बच्चों। आप इसका हाइब्रिडाइजेशन लिख सकते हैं, निकेल 28 है ना, यहाँ पर अर्गॉन ले सकते हैं, ये 3D8 कर सकते हैं, 4s2 लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर 2, Ni डाई पॉजिटिव होता है, इसलिए 3D यहाँ पर सिर्फ 8 ले सकते हैं, बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन उन्होंने वहां पर लॉस करने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद उसको साइनाइड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है, डी में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आप रखते हैं तो इस तरीके से 2 2 4 है ना, उसके बाद ये 6, उसके बाद ये 2 है ना, 8, उसके बाद ये होता है, उसके बाद क्या होता है, इस तरीके से यस और पी, ये वैकेंट होता है। डी वाला एक होता है और यस वाला एक और पी वाले 3, यानी कि D1 यस 1 P3, यानी कि DsP3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें फॉर्मेशन होता है बच्चों। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। आप इसमें अच्छी तरह से, अगर इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होता तो पैरामैग्नेटिक बोलते, नहीं है, सभी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग स्टेट में, इसलिए कॉम्प्लेक्स ऐसा है, डायमैग्नेटिक है बच्चों, डायमैग्नेटिक। उसके ऊपर आप म्यू की वैल्यू कैलकुलेशन कर सकते हैं। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, n × n+2। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन, n का मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन रख के आप डायपोल मूवमेंट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जेई नीट में पूछे जाते हैं जो म्यू वैल्यू के ऊपर डिपेंड होता है। पैरामैग्नेटिक का मतलब अगर उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन हो तो पैरामैग्नेटिक, सब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू जो म्यू होता है वो 0 होता है बच्चों डायमैग्नेटिक का, और पैरामैग्नेटिक जो होते हैं ना उसका म्यू वैल्यू 0 नहीं होता, उसका वैल्यू होता है बच्चों, अगर n अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर 1 आता है तो म्यू वैल्यू 1 पॉइंट की तरफ आता है, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 होता है तो उसका म्यू वैल्यू 4.99 Bm, बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है बच्चों। इस तरीके से कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। आपके लिए 2020-21 का जो CET होने वाला है उसके लिए सबको बेस्ट ऑफ लक।